तो आज बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा जाएगा। नितिन नबीन आज नामांकन करेंगे और हरियाणा बीजेपी के नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। नितिन नबीन के नॉमिनेशन में बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। आपको बता दें कि नितिन नबीन के नामांकन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे और लगभग उनका अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि आज से पहले भी जितनी बार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं उनमें वोटिंग नहीं हुई है, चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि नामांकन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गुजरा जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर इस तरह का तालमेल है कि यह पहले से निश्चित होता है कि इसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसी के तहत नितिन नबीन भी आज नामांकन भरेंगे। जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है 19 और 20 तारीख, क्योंकि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलना है। सर, किस तरीके से देखते हैं, निर्विरोध चुने जाएंगे नितिन नबीन जी? देखिए, अभी तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया 12 बजे के बाद शुरू करेंगे और देखते हैं कितने लोग नॉमिनेशन करते हैं, परंतु संभवतः लगता है कि निर्विरोध ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो जाएगा। आज तक ऐसी परंपरा हमारी पार्टी की रही है। जब प्रस्तावक में खुद प्रधानमंत्री हो तो किंतु परंतु तो होता नहीं। अब वो तो विषय है ही है ना, परंतु आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं देश के अंदर। पहली बार ऐसा होगा ये भी संभव नहीं है। और नवीन जी हमारे बहुत ही युवा और कर्मठ नेता हैं और वो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब तक के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिका में होंगे। एनर्जेटिक और डाउन टू अर्थ एक ऐसे नेता को हमारी आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी है उनके पास, और उनका पारिवारिक भी और उनका स्वयं का भी अच्छा बिहार की राजनीति के अंदर जबरदस्त उनका अनुभव है और लंबे समय तक वो छत्तीसगढ़ के और कई प्रांतों के वो प्रभारी भी रहे। संगठनात्मक रामचंद्र जी, एक छोटा सवाल लूंगा। एक नई युवा सोच की तरफ बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं का डिमांड देती है, और जिस समय देखिए मोदी जी ने अपना मुख्यमंत्री के तौर पर करियर शुरू कराया, वो भी इतने युवा थे, और आज अध्यक्ष के तौर पर भी युवा को कर रहे हैं। नड्डा जी ने करियर शुरू कराया, तब भी वो भी युवा और ऊर्जावान थे। और इसी तरह युवाओं को आगे बढ़ा के और देश के भविष्य को जो 2047 का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए मोदी जी जुटे हैं। आप मौजूद रहेंगे? हाँ, हम सभी हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं सभी। सवाल पूछूंगा आपसे कि ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है, एक प्रक्रिया पूरी की जा रही है, क्योंकि एक बीजेपी प्रोटोकॉल में पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है, और जो पार्टी हमारी पार्टी में बिल्कुल डेमोक्रेसी है। अगर कोई चाहे तो नामांकन भर सकता है, और एक अनुशासन के तौर पर पार्टी जो फैसला लेगी वो ले रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगी? एक नई सोच, एक नई विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को एक नया युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि एक ऊर्जावान, नौजवान और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, जो 5 समय के विधायक रह चुके हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, प्रभारी रहे हुए हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो जो है हमारे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और एक प्रक्रिया के तहत कि प्रॉपरली किस तरह से इलेक्शन होता है वो इस पार्टी के अंदर होता है, तो ये निश्चित तौर पे जो है बहुत ही सौभाग्य की बात है। निर्विरोध कहा जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, जैसा आपने भी कहा, जिक्र किया। जब प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री हों तब किंतु परंतु नहीं। देखिए, हर चीज की प्रक्रिया है और डेमोक्रेटिक तरीके से जो है चुनाव होगा, और इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं आती है। ये तमाम वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। खुद मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। तमाम लोग आज नितिन नबीन के नॉमिनेशन में शामिल होंगे और कल घोषणा होगी कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। मगर जैसा कि आपने सुना, प्रक्रिया पूरी की जा रही है, नाम सब जानते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो वहीं हरियाणा में मनरेगा के नाम को लेकर सरकार और विपक्ष में तर्क तकरार जो है वो बरकरार है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर मनरेगा के नाम बदले जाने और योजना में हुए बदलावों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। नाम चेंज की तो बात नहीं है, उसको जो उसका स्कीम है उसको ही खत्म करने के कदम बढ़ाए हुए हैं। ये सरकार आने के बाद किया ही इन्होंने था कि पिछली बार मनरेगा के हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे और इन्होंने 100 दिन का रोजगार कितने को दिया, 2100 को।
और जब रोजगार नहीं दे सकते तो कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन कितना दिया, एक को भी दिया 5 साल में, नॉट इवन सिंगल। तो ये तो पहले से बना रहे हैं, ये जो गरीब आदमी का मनरेगा में कौन बेनिफिशियरी कौन थे? 90% दलित और बैकवर्ड क्लास के, उनके पेट पे लात मारी। आज ही नहीं आया क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं भी हैरान था। मैं हैरान इसलिए था, यहां कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं कि श्रमिकों को खत्म कर दिया है, ये जी राम जी ले आए हैं। और मैं ज्यादा हैरान तो इस बात से हुआ, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस का सहयोगी जो उनके साथ बैठ करके आपस में ठिंगम ठिंगा करते हैं, इंटरनल बैठ करके बातें करते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, उसने सोचा ये तो बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया, उसने नहीं किसी से पूछा, उसने क्या करे, प्रस्ताव बनाया और विधानसभा बुलाई, विधानसभा के अंदर ले आया, पास कर दिया, कहा जी तो गलत कर दिया। ये आम आदमी सरकार ने किया। मैंने कहा ये प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने उसकी कॉपी मंगवाई, मैं कहा इसके अंदर पढ़े तो इसने क्या प्रस्ताव पास किया। मैं उसको पढ़ने लगा जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया, उसके अंदर कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं, उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं। भाई अगर इसके अंदर इसको ये लगे कि कोई गलत हो गया तो उसमें सुझाव तो देना बैठता है ना। आज मैंने आप लोगों से बात चर्चा की है, मैंने पूछा है कि अगर कोई इसके अंदर आपको दिक्कत या समस्या लग रही है, आप बताइए ना, ये सुझाव है, हम आपके सुझाव के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को लेकर राहुल गांधी पर साधे गए निशाने पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नसीहत दे डाली है। महिपाल ढांडा ने कहा कि महिपाल ढांडा जो है वो मुझसे ट्रेनिंग लें, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि महिपाल ढांडा संयम से बोलना सीखे, अब वो रामलीला के कलाकार नहीं शिक्षा मंत्री है। आपको बता दें कि महिपाल ढांडा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी को खुद ट्रेनिंग की जरूरत है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की जो है ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और इसी को लेकर इन्होंने ये निशाना साधा था। इसको मैं दे दूंगा शिक्षा मंत्री को, महिपाल ने कहा तो ट्रेनिंग ले ले, थोड़ा बोलने का संयम सीखे, ठीक है ना, बोलने संयम सीखे। मैं कई बार कहा इनको, भाई तो ठीक है, वो तो रामलीला का अलग होता है, अब तो शिक्षा मंत्री है, रामलीला में कलाकार थोड़ा ही है। हरियाणा में इस समय सियासत जहां मनरेगा और कांग्रेस के ट्रेनिंग सेशन को लेकर हो रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर भी सियासत तेज है। विपक्ष ने अब बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी को बीजेपी की फूट बताना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेताओं की सियासी तकरार और वार पलटवार की श्रृंखला अब काफी लंबी होती जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह अब हर मंच से एक दूसरे का नाम ले लेकर कोस रहे हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि किसने किसको हराया और कौन किससे जीता, इस पर खुलेआम बहस छिड़ गई है। राजनीतिक इतिहास राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरबीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, चौथे नंबर पर गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है, मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए, तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे। राव नरबीर सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार राव इंद्रजीत सिंह को निशाने पर लिए हुए हैं। वो लगातार राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर उन्हें कभी नसीहत देते हैं तो कभी सलाह देने की कोशिश करते दिखाई देते हैं।
पिछले साल के आखिर में उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर उन पर बोलना शुरू किया था। तब राव नरबीर सिंह ने कहा था, मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत सिंह इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की। इसके बाद पिछले दिनों ही रेवाड़ी में उन्होंने कहा कि 1 या 5 विधायकों से कोई सीएम नहीं बन जाता। राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी ने जो सम्मान दिया वो किसी को नहीं मिला है। वहीं अब उन्होंने ये तक कह दिया है कि मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हराकर शुरू हुआ है। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई है। ना कोई ऐसी बैगड़ जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का। अब राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच जारी इस तल्ख बयानबाजी को लेकर विपक्ष भी बीजेपी को घेरना शुरू कर चुका है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की टूट फूट बताते हुए बीजेपी के अनुशासन और एकता पर सवाल उठाए हैं। अपना देखा ना, उसका क्या है, कभी कौन सा महकमा कभी कौन सा महकमा उनका है, टूट फूट तो वही है बीजेपी। तो और मैं क्या कर रहा हूँ, टूटी फूटी बीजेपी। लोग मुझे कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये टूटी फूटी है। नहीं साहब कभी मीटिंग में जाते नहीं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लोगों का जनहित का कोई काम नहीं कर रहा, एक भी फैसला। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच यूं तो कई बार बयानबाजी और तल्खी देखने को मिली है, लेकिन ये पहली बार है जब राव नरबीर सिंह इस तरह से बैक टू बैक राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साध रहे हैं। और उधर राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव की ओर से भी जोरदार पलटवार किए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग कहां जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे दिल्ली एनसीआर का, जहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 2.8 की तीव्रता से यहां भूकंप आया। उत्तर दिल्ली में भूकंप का केंद्र रहा है, तो जो है झटके महसूस किए गए हैं। 2.8 की तीव्रता का भूकंप आया है दिल्ली एनसीआर में। ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। जिस तरह से भूकंप आया था 2.8 की तीव्रता से महसूस हुए उसके झटके, तो लोगों में भी डर पैदा हो गया। तो 2.8 की तीव्रता का ये भूकंप आया, जिसका जो केंद्र है वो उत्तर दिल्ली रहा है। उत्तर दिल्ली केंद्र था इस भूकंप का। जो 2.8 तीव्रता का ये भूकंप आया था, दिल्ली एनसीआर की जो धरती है ये भूकंप के झटकों से हिल चुकी थी।